विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, किसने की थी और कब की थी, ये तीनों फैक्ट स्टेट में पूछे गए हैं। ठीक है, यूपी इन तीनों फैक्ट को पूछ चुका है, तो ये मैंने देख लिया था, क्वेश्चन पेपर पिछले देखे थे यूपी के, तो आपको ये एक फैक्ट जो है एक ही लाइन में 3 फैक्ट हैं, आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, तो हम अपने धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में पढ़ते हुए सबसे पहले पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय, जिनका नाम आपने भी बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं से शुरू करने वाले हैं कि राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा हमारे धार्मिक और सामाजिक सुधारों में। ठीक है, ठीक, तो आपको याद रखना है, एक तो पहले याद रख लेना है कि इनका 1774 से 1833 जब तक ये इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई, ये इनका समय था। जो राजा राम मोहन राय थे, इनको कहा जाता है कि ये नव जागरण का अग्रदूत थे। ठीक है, साथ ही इनको नव प्रभात का तारा कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, और जितने भी सुधार आंदोलन हुए उनका प्रवर्तक इनको कहा जाता है। बंगाल में भी जो सुधार आंदोलन हुए थे उनका नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने ही किया था, ये बात आपको याद रख लेनी है इनके बारे में। ठीक है, जॉन डिग्बी जो थे, जॉन डिग्बी ने इनको अपना दीवान नियुक्त किया हुआ था, और इनकी जो लेखन शैली थी, जो राजा राम मोहन राय की लेखन शैली थी, वो बिल्कुल अंग्रेजों के जैसी थी। ठीक है, मतलब एक तरह से उच्च दर्जे की इनकी लेखन शैली थी। राजा राम मोहन राय के बारे में एक बात कही जाती है कि इनके 2 घर थे। ठीक है, जो एक घर जो था वो बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों के, मतलब अपने धर्म के हिसाब से बना हुआ था। दूसरा जो इनका घर था वो बिल्कुल पाश्चात्य रूप से बना हुआ था, यानी कि बिल्कुल यूरोपीय ढंग से उसका निर्माण कराया था। तो ये जब अपने इस घर में मिलते थे, यानी कि जब ये अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बने हुए घर में मिलते थे, तो ये बिल्कुल भारतीय रूप में मिलते थे। और जब ये अपने इस घर में मिलते थे, यानी कि यूरोपीय ढंग से निर्मित घर में मिलते थे, तो ये बिल्कुल अंग्रेजों की तरह मिलते थे। ठीक है, तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर सभी धर्मों का बराबर प्रभाव था। राजा राम मोहन राय की एक खास बात थी, जिस धर्म में जो भी अच्छी चीजें हैं वो वहां से उसको ग्रहण कर लेते थे। ठीक है, तो इनके बारे में ये बात याद रखनी है आपको कि इनके ऊपर ईसाई धर्म का भी पर्याप्त प्रभाव था। और इसीलिए बेंथम जो था, बेंथम ने कहा था कि ये जो लिखते हैं, इनकी जो लेखन शैली है, यदि इस लेखन शैली के साथ एक हिंदू का नाम ना जुड़ा होता तो हम ये समझते कि ये बहुत ही उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकली है। समझ रहे हो, यानी कि यहाँ भी भेदभाव बीच में आ गया। तो राजा राम मोहन राय का जो पहला ग्रंथ था इनका, वो फारसी भाषा में था, आपको याद रखना है। उसका नाम था तोहफत उल मुहदीर, यानी कि एकेश्वरवादियों, एक ईश्वर को मानने वाले को उपहार। ये 1809 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा बंद कर दी जाए, मूर्ति पूजा छोड़ दो, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, और एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर की उपासना करो, उसी को इन्होंने कहा सब धर्मों का यही मूल है। ठीक है, सब धर्मों का मूल बताया उन्होंने एकेश्वरवाद को। 1814 और 15 में चलते हैं। यहां क्या हुआ, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा गठित की। ठीक है, और इन्होंने 1816 में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। हम इसकी बात कर चुके हैं कि ईसाई धर्म का इन पर पर्याप्त प्रभाव था। इन्होंने बहुत सारे काम किए राजा राम मोहन राय ने, इसलिए इनको जो है बहुत सारी उपाधियां दी जाती हैं। नवजागरण का अग्रदूत का हिंदू, मतलब धार्मिक सुधारों का अग्रदूत कहा जाता है, प्रभात का तारा इनको कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता इसलिए इनको कहा जाता है। तो इन्होंने 1821 में क्या किया था, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी स्थापित की थी, और 1820 में इन्होंने एक प्रीसेप्टस ऑफ जीसस लिखी थी। ठीक है, 1823 में जो जॉन डिग्बी के प्रयत्नों से प्रकाशित हुई थी लंदन से। जॉन डिग्बी कौन थे, जिन्होंने इनको अपना दीवान नियुक्त किया हुआ था। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को राजा राम जी ने क्या किया, एक ब्रह्म सभा बनाई, एक नया समाज बना दिया, ब्रह्म सभा नाम रखा, और जो यही बाद में क्या हुआ, ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी 1817 में। एक डच घड़ीसाज थे डेविड हेयर, इनके सहयोग से इन्होंने क्या किया, हिंदू कॉलेज बनाया था कलकत्ता में। ठीक है, और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। अब समस्या ये थी कि इनके समय की सबसे ज्वलंत समस्या क्या थी। राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे काम किए थे हिंदू समाज के लिए, लेकिन इनके समय की जो सबसे ज्वलंत समस्या थी वो थी सती प्रथा। ठीक है, अब सती प्रथा के विरोध में इन्होंने कैसे अपने आप को खड़ा किया, वो तब किया
राजा राम मोहन राय की भाभी को सती होना पड़ा था। ठीक है, तो तब इनके समझ में ये बात आई कि सती प्रथा कितनी खराब चीज है। तो इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने अपनी एक पत्रिका थी संवाद कौमुदी, ठीक है, उसमें इन्होंने सती प्रथा के विरोध में लेख लिखना आरंभ कर दिया। ठीक है, राजा राम मोहन ने क्या, इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। इन्होंने बंगला व्याकरण का संकलन किया और 1821 में जो इनकी पत्रिका थी, बंगाली पत्रिका थी, संवाद कौमुदी, जिसमें इन्होंने सती प्रथा के विरोध में अपनी आवाज उठाई। ठीक है, 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में ही मिरातुल अखबार प्रकाशित किया था और अंग्रेजी में इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाली थी। ठीक है, अंग्रेजी में इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाली थी। अब इनको राजा की उपाधि कैसे मिली, ये राजा की उपाधि तो मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय। ठीक है, ये इनका पेंशन का मामला निपटाने के लिए लंदन गए थे। मतलब हुआ क्या था कि मुगल सम्राटों को पेंशन दे दी जाती थी, उनके सब अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। तो अकबर द्वितीय जो थे उनकी पेंशन अटका दी थी लंदन की सरकार ने। तो उन्होंने कहा कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वहां भेजा जाए जो उनकी भाषा में ठीक से बात कर सके, अपनी बात रख सके। ठीक, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय से कहा कि देखो भैया, तुम चले जाओ लंदन, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, और तुम उनसे जाके हमारी पेंशन निकलवा दो, हमारे बहुत पैसे वहां फंसे हुए हैं। तो मुगल सम्राट की तरफ से राजा राम मोहन वहां गए अकबर द्वितीय की तरफ से, और उनका पेंशन के जो पैसे हैं वो निकलवा दिए। तो अकबर द्वितीय बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा अरे तुम तो राजा हो, और उन्हें राजा की उपाधि दे दी। अब ये अकबर द्वितीय कौन थे, अगर आपको थोड़ा सा अकबर द्वितीय के बारे में बताऊं तो, ठीक है, ये थे भारत के सेकंड लास्ट मुगल सम्राट कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, मतलब जो बहादुर शाह जफर थे, जिनके बारे में हमने 1857 में बात की थी, बहादुर शाह जफर, वो इनके पुत्र थे। ठीक है, और इनके पिता थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय समझ गए कौन थे, ये भारत के सेकंड लास्ट मुगल सम्राट थे। ठीक, ये मतलब राजा राम मोहन राय जो थे वो पहले भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड गए थे, और भारतीयों की मांगे इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। 1833 में ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हुआ क्या, राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा के विरोध में अपनी लेखनी को प्रखर किया और लगातार उस पर लेख लिखते रहे, ब्रिटिश सरकार के सामने भी इन्होंने सती प्रथा के जो है उस सती प्रथा के बारे में बताया कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो इन्हीं के प्रयासों से जो प्रीवी काउंसिल थी, यानी कि अंग्रेजों की जो उच्च अदालत थी, उसने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज की तरफ। तो राजा राम मोहन राय के बाद क्या हुआ, ब्रह्म समाज अस्थिर हो गया। 1833 में उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद से ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता कोई नहीं बचा। तो 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। इससे पहले क्या, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व राजा राम मोहन राय के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाल लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर को पहाड़ी क्षेत्रों में जाना पड़ा अपने काम से। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो था वो केशव चंद्र सेन को सौंप दिया। ठीक है, केशव चंद्र सेन को सौंप दिया और स्वयं चले गए पहाड़ी क्षेत्रों में। अब जो केशव चंद्र सेन के हाथों में ब्रह्म समाज का नेतृत्व आ गया, तो केशव चंद्र सेन जो थे बेहद उदारवादी व्यक्ति थे, बहुत उदारवादी थे केशव चंद्र सेन। तो इनके समय में क्या हुआ कि ब्रह्म समाज की जो सभाएं होती थी उसमें ईसाई, मुस्लिम, पारसी, चीनी, इन सभी मतलब सभी धर्मों की धर्म पुस्तकों का पाठ होने लगा, जिससे क्या हुआ कि ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। फूट कैसे पड़ गई कि भाई ब्रह्म समाज बना है हिंदू धर्म के लिए, तो ये जो अन्य धर्म है इनकी पुस्तकों का पाठ हमारे यहाँ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब फूट पड़ने लगी। अब हुआ क्या, बाद में जैसे ही 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर आए, उन्होंने इनको डांट पड़ाई, केशव चंद्र सेन को डांटा कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, हम तो अपने धर्म के सुधार के लिए यहाँ पे थे, तुमने दूसरे धर्मों को भी यहाँ पे पाठ करने का अनुमति दे दी। तो उन्होंने क्या किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने आचार्य की पदवी से इनको अपदस्थ कर दिया। ठीक है, अब इनको अपदस्थ कर दिया, तो अब हुआ क्या, केशव चंद्र सेन अपदस्थ हो गए। तो इन्होंने कहा देखिए, केशव चंद्र सेन के बारे में एक गलत धारणा ना बनाना कि केशव चंद्र सेन इन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया था। केशव चंद्र सेन को भारत का पहला मिशनरी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने भी भारतीय समाज के लिए बहुत कार्य किया था। ठीक, लेकिन हुआ क्या, ये ज्यादा उदारवादी व्यक्ति थे, इस वजह से गड़बड़ हो गई हिंदू ब्रह्म समाज में। ठीक है, तो इन्होंने फिर उनसे अलग हटकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको आचार्य की पदवी से हटा दिया। तो इन्होंने एक नवीन ब्रह्म समाज का
निर्माण कर दिया, जिसको इन्होंने आदि ब्रह्म समाज कहा। ठीक है, और यही जो आदि ब्रह्म समाज था ये बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक, 1870 में क्या हुआ, ये केशव चंद्र सेन जो थे इंग्लैंड गए और ये 1872 में वहां से लौटे। इन्होंने क्या किया, वहां की सरकार से, इंग्लैंड की सरकार से क्या अनुमति प्राप्त कर ली, इन्होंने एक ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवा दिया, जिससे क्या हो गया कि यदि ब्रह्म पद्धति से कोई विवाह हुआ है तो उसको कानूनी मान्यता मिल गई। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ कि 1878 में जो केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज था उसमें भी फूट पड़ गई। फूट पड़ने का कारण ये था कि जहां पहले ये सभी लोग क्या करते थे कि इस लड़कियों के विवाह की आयु को बढ़ाने की बात करते थे कि बाल विवाह नहीं किया जाएगा, ये एक कुरीति है। वहीं केशव चंद्र सेन ने क्या किया, अपनी 12 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कर दिया बिहार कूच के राजा इनके साथ में, और वैदिक रीति रिवाज से कर दिया। तो अब हुआ क्या, भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई कि यदि हम कोई नियम बना रहे हैं और उस नियम का पालन हम स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अन्य लोगों ने कहा, जब केशव चंद्र सेन तुमने भारतीय समाज बनाया है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना तुमने की है और तुम बाल विवाह पे कठोर प्रहार करते हो, कहते हो बाल विवाह नहीं करना चाहिए, ये गलत है, और तुमने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो जो लोग तुम्हारा अनुकरण करते हैं वो तुम्हारी बात अब कैसे मानेंगे। ठीक है, तो इसके चलते क्या हुआ, भारतीय ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ गई। फूट पड़ने के बाद क्या हुआ कि जो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, ये दो व्यक्ति थे जो केशव चंद्र सेन के साथ में थे, इन्होंने भी भारतीय ब्रह्म समाज से कन्नी काट ली और ये अलग हो गए, और इन्होंने 1878 में क्या किया, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। ठीक है, अब मैंने जैसे पहले कहा कि केशव चंद्र सेन जो थे भारत के प्रथम मिशनरी थे और भारत में ब्रह्म समाज पहला मिशनरी आंदोलन था आधुनिक भारत में। ठीक है, तो उनके बारे में एक नेगेटिव थॉट नहीं बनाना है कि केशव चंद्र सेन अच्छे व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने बहुत काम किया था भारत के लिए। ठीक, अब चलते हैं हम दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में क्या, वेद समाज की स्थापना हुई 1864 में मद्रास में। इसके संस्थापक कौन थे, ये थे केसरी धरालू नायडू। ये एक तरह से क्या था कि ब्रह्म समाज का ही एक पार्ट था। ब्रह्म समाज का पार्ट कैसे कि दक्षिण भारत में केसरी धरालू नायडू ने क्या किया, 1871 में वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा। ठीक है, यानी कि ये जो ब्रह्म समाज था ये इसको दक्षिण भारत में ले गए, और जो ब्रह्म समाज की पुस्तकें थी उनका तमिल और तेलुगु में अनुवाद कराया ताकि वहां के लोगों को पढ़ने में इन किताबों को आसानी हो और वो लोग अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को जान सकें, उनमें सुधार कैसे किया जाए ये बात समझ सके। ठीक है, अब देखते हैं महाराष्ट्र में धर्म सुधार। तो महाराष्ट्र में धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत जो हैं वो कई लोग हैं, जिसमें जगन्नाथ शंकर सेठ, बाल शास्त्री, विष्णु शास्त्री, कृष्ण चिपलूणकर का नाम प्रमुख है। ठीक है, हुआ क्या कि महाराष्ट्र में जो पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा दी जाती थी उसकी प्रथम उपज कहे जाते हैं बाल शास्त्री थे। इन्होंने ही 1837 में बंबई दर्पण और 1840 में इन्होंने दिग्दर्शन नाम से एक पत्र निकाला था। ठीक है, आगे बात करते हैं परमहंस मंडली। देखो मैं पहले बता चुका था आपसे कि ये पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, तो यहाँ से ज़्यादा फैक्ट की आप ये कोशिश तो करनी ही पड़ेगी आपको फैक्ट याद रखने की, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा फैक्ट आने स्वाभाविक हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने यूपी जैसे स्टेट को ले लीजिए तो वहाँ पे तो पीटी और मेंस में अब तक दोनों में ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद करने ही होंगे। ठीक है, और फैक्ट यहाँ से पूछे जाएंगे, आप पीसीएस में इस टॉपिक को इग्नोर करके नहीं निकल सकते। ठीक है, अब देखते हैं परमहंस मंडली जो थी 1849 से 50 में, 1849 से 50 में, ठीक है, 1849-50 में आत्माराम पांडुरंग ने परमहंस मंडली की जो है स्थापना की थी, लेकिन इसमें इन्होंने सहयोग लिया था जिसमें नाम था बालकृष्ण जयकर दादोबा पांडुरंग। इनसे ज्यादा आपको ये याद रखना है आत्माराम पांडुरंग। इस मंडली का भी एक ही लक्ष्य था, वही एकेश्वरवाद पर आधारित थी। ये भी जैसे ये राजा राम मोहन राय थे आपके, उन्हीं के अनुसार ये भी एकेश्वरवाद पे आधारित, यानी कि एक ईश्वर मानने पे। ठीक है, 1860 में ये मंडली जो है समाप्त कर दी गई थी। 1860 में ये मंडली समाप्त हो गई थी किन्हीं कारणों से। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में जो आंदोलन की, सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जो दिया जाता है वो गोपाल हरि देशमुख को दिया जाता है, और इनके बारे में आपको ये बहुत याद रख लेना है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है कि इनको लोकहितवादी कहा जाता था।
ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। यूपी ने पीटी मेंस दोनों में पूछा है। अपने पीटी में पूछा था गोपाल हरि देशमुख और नीचे दिया हुआ था उनके उपाधियां लोकहितवादी, और मेंस में यही सेम क्वेश्चन पूछा है कि लोकहितवादी की उपाधि से किसको नवाजा जाता था, तो वो थे गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने क्या किया था, 1848 में प्रभाकर नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला था जिसमें ये सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर लेख लिखते थे। इनके इन्हीं पत्रों का नाम पड़ गया था शतपत्रे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि शतपत्रे कौन लिखते थे। ठीक है, ये नहीं देगा कि प्रभाकर नाम से थे, तो शतपत्रे ज्यादा पूछा गया, आपको ये याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं आगे प्रार्थना समाज की। जो प्रार्थना समाज था 1867 में बंबई में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो स्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे, जिनकी हमने भी बात की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, केशव चंद्र से प्रेरणा ली और केशव चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1869 में रनाडे इसके सदस्य बने थे। रनाडे ही वो व्यक्ति थे जिनके कारण प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो रनाडे हैं, रनाडे ने भी हिंदू समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी उनका प्रमुखता से विरोध किया था, और रनाडे ने बहुत ज्यादा काम किया था कुरीतियों को समाप्त करने के लिए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि रनाडे समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बहुत आगे रहते थे, तत्पर रहते थे, हमेशा आगे आपको मिलेंगे रनाडे। ठीक है, रनाडे ने क्या किया, 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी बनाई, और 1891 में इन्होंने महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। अब आप समझिए कि जहां विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी वहां विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाने की बात हुई। ठीक है, जो पंडिता रमाबाई थी, एक बात यहाँ रनाडे के बारे में आपको बता दूं कि ये जो रनाडे थे उनकी पहली बीवी की मृत्यु हो गई थी, तो रनाडे की इच्छा थी कि वो किसी विधवा से विवाह करें। ठीक है, ताकि जो लोग उनका अनुकरण करते हैं वो लोग, उन लोगों को ये सीख मिले कि विधवा विवाह करना गलत नहीं है। तो रनाडे ने क्या किया, पंडिता रमाबाई, इनसे उम्र में काफी छोटी थी लेकिन उनसे इन्होंने विवाह किया, उनको इन्होंने शिक्षा दी, और रनाडे की मृत्यु के बाद पंडिता रमाबाई ने जो रनाडे कार्य करते थे उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो पंडिता रमाबाई ने क्या किया, आर्य महिला समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चलते हैं डी के कर्वे की तरफ। 1899 में प्रोफेसर डी के कर्वे थे, इन्होंने पूना में विडो होम स्थापित किया था। ठीक है, और 1906 में इन्होंने बंबई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। तो आपको ये रनाडे के बारे में एक फैक्ट याद रख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बात आती है आर्य समाज की। आर्य समाज आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि दयानंद सरस्वती इससे जुड़े थे, संस्थापक थे इसके। 1875 में बंबई में आर्य समाज बना, और भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। देखिए, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मार्टिन लूथर किंग और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये तीन अलग अलग व्यक्ति थे। एग्जाम में क्या करता है कि यहाँ पे लिख देगा मार्टिन लूथर। ठीक है, दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर कहा जाता था, और आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो गए उसको लगा के आएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मार्टिन लूथर किंग इनको कहा जाता था, क्योंकि मार्टिन लूथर अलग व्यक्ति हैं, मार्टिन लूथर किंग अलग व्यक्ति हैं, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहें तो आपको विकिपीडिया पे इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दयानंद सरस्वती ने क्या कार्य किए। जो दयानंद सरस्वती थे उनका टाइम आपको एक तो याद रखना है 1824 से 83 तक था। 1863 में इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में पाखंड वाहिनी पताका फहराई, तथा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्यालय ज्यादा जरूरी है, वो था लाहौर में। ठीक है, आगे देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, जिसमें यूपीएससी क्या क्वेश्चन घुमाता है, यूपीएससी पूछता है कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, इसका मतलब क्या था, वो आधुनिकता की तरफ नहीं जाना चाहते थे। तर्क वितर्क में उत्तर दो। ठीक, तो ऐसा नहीं था कि दयानंद सरस्वती जो है आधुनिकता की तरफ नहीं जाना चाहते थे। उनका कहने का मतलब ये था कि जो समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं वो वेदों में कहीं नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, यानी कि वेदों की तरफ लौटो का उनका नारा का मतलब ये है कि अपने समाज को उस समाज की तरफ ले जाओ। यानी कि जो दयानंद सरस्वती थे वो आज के समाज को वेदों वाले समाज से निम्नतर मानते थे, और जिस हिसाब से कुरीतियां थी उस हिसाब से निम्नतर था भी, क्योंकि वेदों में कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको
जन्म देते ही लड़की को मार देना है, आपको कन्या वध की अनुमति वेद नहीं देते। ठीक है। आर्य समाज ने किन किन चीजों पर चोट की? तो आर्य समाज ने छुआछूत का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया, परंतु यहां ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी की हुई है कि आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। वो समर्थन करने का कैसे कारण था? आर्य समाज कहता था कि जो लोग जिस वर्ण से आते हैं उनका कार्य वही करना है जो उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये आर्य समाज की एक सीमा है। अगर ऑप्शन देगा कि छुआछूत, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का समर्थन, तो आप इसको काट देंगे, है ना, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको ये बात आर्य समाज के बारे में ध्यान रखनी है, ये इसकी एक सीमा है कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन आर्य समाज करता था। ठीक है। 1874 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया था और स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इनके बारे में आपको याद रखना है, बाद में इनकी जरूरत आएगी इनके बारे में कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। ये दोनों इसलिए आपको कंफ्यूजिंग कर सकते हैं क्योंकि एक तो वो स्वराज देगा तो साथ में दयानंद सरस्वती देगा ऑप्शन में, और साथ में दे देगा नौरोजी। मतलब मेरे साथ वाले जो थे साथी जो यूथ उत्तर प्रदेश पीसीएस में जिन्होंने दिया था, उन्होंने इसमें नौरोजी लगा दिया था और वो उस समय बिल्कुल आत्मविश्वास में थे कि सही है, लेकिन ये सही नहीं है। आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद थे वो व्यक्ति जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना था। नौरोजी के बारे में एक कथन है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम कांग्रेस पढ़ेंगे ठीक से, तो वहां आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि उन्होंने क्यों नौरोजी लगाया था और क्यों इतने आत्मविश्वास में थे कि नौरोजी हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि नौरोजी ने भी इस प्रकार की बात की है जिनको मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, 1882 में इन्होंने गोरक्षा समिति बनाई थी और फिर अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये थे दयानंद सरस्वती के बारे में हमने पढ़ा। आगे चलते हैं। अब जो दयानंद सरस्वती के बारे में एक बात कही जाती है कि वो कहते थे कि भारत के पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण है वो अज्ञानता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने शिक्षा पर बल दिया। लाला हंसराज जो थे उन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बनाया। डीएवी जो आप आज देखते हैं वो 1886 में बने थे, उनकी नींव 1886 से है। लाला हंसराज ने लाहौर में सबसे पहले बनाया था। ठीक है, और ये आप डीएवी में अगर आप देखें, डीएवी में शिक्षा का स्तर जो है वहां पे डीएवी में शुरुआत में पाश्चात्य शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, क्योंकि दयानंद सरस्वती मानते थे कि भारतीयों के पिछड़ेपन का कारण जो है वो अज्ञानता है। ठीक, आगे चलते हैं। स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय बनाया, यानी कि ये वैदिक शिक्षा पर बल देते थे। ठीक, 1907 में लंदन टाइम्स की ओर से वैलेंटाइन सिरोल आए थे। इन्होंने कहा था कि जो भारतीय समाज है, जो भारतीय आर्य समाज है, वो भारतीय अशांति का जन्मदाता है, और तिलक को तो इन्होंने भारतीय अशांति का जनक कह दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन जो 1877 में इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मठ की स्थापना सर्वप्रथम जो था 1897 में कलकत्ता के पास 12 नगर में की गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ था, उसको वेल्लूर कलकत्ता में मिशन की स्थापना की गई। ठीक, अगर स्वामी दयानंद के बारे में थोड़ा पढ़ें तो एक तो इनकी डेट देखिए 1862 से 1902 यहाँ पे लिखी हुई है, कहीं कहीं आपको 1863 भी मिल जाएगी। ठीक है, तो 62-63 में कंफ्यूज नहीं होना है, 62 भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है, ये है 1902 ही सही है। ठीक, तो विवेकानंद का पहले जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। आप लोगों ने इनके बारे में कभी पहले सुना होगा, पढ़ा होगा। बाद में क्या हुआ था, जब 1893 में इनको शिकागो में आयोजित एक प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का मौका मिला था, तो इन्होंने जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया था। ठीक है, पश्चिम के व्यक्तियों ने क्या कहा कि ये स्वामी विवेकानंद जो है तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा इनको। फरवरी 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी का गठन भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार हेतु किया था। विवेकानंद को 19वीं शताब्दी का नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है, और सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने इनको कहा था कि ये आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं। ठीक है, इनकी एक शिष्या का नाम आता है जो आयरिश थी, मार्गरेट नोबेल। इनको सिस्टर निवेदिता कहा जाता था। ये
क्वेश्चन पूछा हुआ है मार्गरेट नोबल, मतलब जो फैक्ट पूछे गए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे एक रूसी महिला ब्लाटवेस्की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर थे कर्नल आलकाट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मुख्यालय 1882 में मद्रास के पास अडियार में बनाया गया था। एनी बेसेंट जो थी वो 1888 और 89 में इंग्लैंड में इसकी सदस्य बनी थी। बेसेंट की विचारधारा को कहा जाता है कि उनकी विचारधारा दैव विज्ञान पर आधारित थी। ठीक, इस सोसाइटी का जो मुख्य दर्शन था वो हिंदू और बौद्ध दर्शन से लिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। एनी बेसेंट ने वाराणसी में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, 1916 में बनारस में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU आपको याद रहेगा, इस रूप में विकसित कर दिया था। ठीक है, अब कुछ जो अन्य आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। जो अन्य आंदोलन हुए थे हमारे, जैसे पहला था द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी भारत सेवक संघ। इनके बस जरूरी ये है कि कब स्थापना हुई थी और इनके संस्थापक कौन थे, यही जानना ज़्यादा जरूरी है इसके बारे में। तो इसकी स्थापना 1905 में बम्बई में हुई थी और इनके जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, दूसरा है शारदा सदन। यह एक विधवा आश्रम था जिसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी, मतलब जो रनाड़े की पत्नी थी उन्होंने, और 1889 में बम्बई में की थी। 1890 में इसे पूना स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां DK कर्वे ने पूना विडो के लिए होम बनाया था। ठीक है, आगे यंग बंगाल आंदोलन के बारे में एक ही क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, वही क्वेश्चन उससे बनता है कि इसके कौन थे, तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में क्वेश्चन आता है, किसने चलाया था, तो सैयद अहमद खां थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। 1864 में सैयद ने गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा का एक स्कूल स्थापित किया। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। ठीक है, 1878 में क्या हुआ, कॉलेज बन गया और 1920 में जो आप आज देखते हैं ये AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो यही थी, 1920 में परिवर्तित हो गई थी AMU के रूप में। ठीक है, सैयद खान ने क्या किया, 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक, आगे देखते हैं इनके बारे में। सैयद अहमद खां के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि इन्होंने, इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो वो था कुरान पर टीका लिखना। ठीक, सैयद अहमद ने जो अपने विचार एक पत्रिका में प्रकाशित किए थे उसका नाम था तहजीबुल अखलाक। ठीक है, एक व्यक्ति हैं अब्दुल लतीफ, ये मैंने क्या किया है कि जो यूपी ने क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए जो यूपी PCS ने क्वेश्चन पूछे हैं और जो जरूरी हैं, जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहे हैं, उनको मैंने यहाँ एक एक लाइन में डाल दिया है। तो इनके बारे में क्या था कि बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के ये पिता थे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, मेंस में पूछा गया है और मेरे एक साथी से इंटरव्यू में पूछा गया था, वो भी यूपी में। ठीक है, अहमदिया आंदोलन देखते हैं। इसकी शुरुआत जो है पंजाब के गुरदासपुर जिले के निवासी मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इन्हीं के नाम पे इनको अहमदिया आंदोलन कहते हैं। 1889 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। जो अहमदिया आंदोलन था, इसका मेन मोटो जो था, इसकी जो मेन बात थी, इन्होंने जिहाद का विरोध किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। ठीक है, मोहम्मद इकबाल के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। एक तो 1875 से 1938, इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो है, आपको पता भी होगा शायद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो था वो इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, और इसने अपनी पुस्तक बंगे दर्रा में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, इंकलाब शब्द किसने दिया और इंकलाब का नारा किसने दिया। तो नारा भगत सिंह का है और इंकलाब शब्द जो दिया था वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। 1930 में इन्होंने ही सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी कि 2 राष्ट्र होने चाहिए, इसकी बात की थी। ठीक है, आगे चलते हैं सामाजिक सुधार की तरफ कि क्या क्या सामाजिक सुधार हुए वो देख लेते हैं। तो जो सती प्रथा थी, आप जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में नियम 17 द्वारा बंद की गई थी और किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। शिशुवध जो था वो जॉन सॉर के समय में 1795 में बंगाल नियम 21 और वेलेजली के समय में 1802 की धारा 6 द्वारा शिशुवध को साधारण हत्या माना गया था, शिशुवध हत्या के समान कर दिया गया। ठीक है,
नरबली। जो नरबली थी, नरबली को समाप्त करने का श्रेय होर्डिंग को दिया जाता है। 1844 से 45 तक यह प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। नरबली के बारे में यह है कि होर्डिंग जो प्रथम थे, इन्होंने नरबली को समाप्त किया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ था कि कुछ जगह पे नरबली जो थी वो समाप्त नहीं हुई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सरकार के नियमों के अनुसार 1844 से 45 तक आते आते धीरे धीरे यह प्रथा पूरी तरह समाप्त हो गई, दास प्रथा। एलन बरो ने 1843 में 5वें नियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त घोषित किया और आधुनिक काल में कॉर्नवालिस ने 1789 में दास व्यापार बंद किया था। जो बंगाल से दासों को व्यापार होता था उसको बंद किया था कॉर्नवालिस ने 1789 में। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह देख लेते हैं। ये ईश्वर चंद विद्यासागर ने आरंभ कराया। डलहौजी ने विद्यासागर के सुझाव पर 1856 में विधवा विवाह क्या है, पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है, अब देखें कि 1829 में सती प्रथा समाप्त हो गई थी, यानी कि अब कोई किसी को सती नहीं किया जाएगा। तो हुआ क्या समाज में कि सतियों की संख्या, मतलब जो विधवाएं थी उनकी संख्या बढ़ गई क्योंकि सती प्रथा बंद हो गई। तो फिर क्या हुआ कि ईश्वरचंद विद्यासागर को लगा कि इससे तो समाज में और गंदगी बढ़ती जाएगी, मतलब कि और गलत कार्य होने लगेंगे। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि देखो होता क्या था, विधवाओं को सम्मान प्राप्त नहीं था समाज में। ठीक है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसके लिए कार्य किया कि विधवाओं का जो है विवाह होना चाहिए। तो उन्होंने डलहौजी से निमंत्रण दिया, डलहौजी से निमंत्रित किया कि आप इस बारे में कुछ कार्य करें, आप इस पे कोई कानून बनाएं। तो डलहौजी ने विद्यासागर के सुझाव को मान लिया और 1856 में एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। डी.के. कर्वे ने 1893 में, जो डी.के. कर्वे थे, इन्होंने 1893 में क्या किया, एक विधवा से विवाह किया स्वयं। ठीक है, हम रनाडे के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और 1899 में पूना में विधवा आश्रम बनाया और 1906 में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, देखते हैं सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। 1872 इस एक्ट में क्या हुआ कि लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 साल और लड़कों की जो थी वो 18 साल कर दी गई। और जो बहुपत्नी विवाह था, यानी कि एक से ज्यादा पत्नियां जो रखते थे, उसको समाप्त कर दिया गया सिविल मैरिज एक्ट से। ये इंपॉर्टेंट है, इस नाम से ही आता है सिविल मैरिज एक्ट। ठीक है, इसी से संबंधित एक और है, सेम ऐसा ही है, शारदा एक्ट, जो 1829 में आया। इसकी प्रवर्तक जो थी वो डॉक्टर हरविलास शारदा थी। इनके प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बन गया था। ठीक है, अब एक निश्चित आयु हो गई थी कि लड़कियों के विवाह के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए ये 18 वर्ष रखनी थी। ठीक है, हम धीरे धीरे करके आधुनिक भारत के इतिहास को खत्म करने वाले हैं। बहुत मेजर पार्ट हम पढ़ चुके हैं।